I hope my screen is visible. Okay, just a moment. चलो, बेहतरीन हो गया, चल रही है। कोई अच्छा कलर ले लेते हैं, ये कलर सही है, बेहतरीन हो गया। अब देखो, कुछ वेव्स के नाम है जो आपको याद करने, ये आपको ऑर्डर में याद करने। और मेरे सर ने मुझे एक चीज़, मतलब रिसेंटली मेरे सर ने सिखाई, जो ए लेवल के सर है मेरे, उन्होंने मुझे ना एक कह लो कि एक मिनीमोनिक सिखाया। उसकी कोई सेंस नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा है, उससे आप याद कर सकते हो ये। तो लेट मी राइट इट डाउन। तो रूठना, रूठना, मनाना is valid except गाना बजाना। आई नो इट डज नॉट हैव एनी सेंस, बट इससे याद हो जाता है। तो आर से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव्स, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल लाइट, ई से और एक्स, एक्स से एक्स रेस, जी से गैमा रेस। ठीक है, और बी को छोड़ दो, इसको भूल जाओ। ओके, अच्छा। तो ये 7 वेव्स जो हैं वो आपने याद करनी है। सबसे पहले ये ऑर्डर में याद करनी है। सबसे पहले रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज। अब ये क्या होती हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, क्या चीज़ है, ये सब बताता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ओके, अच्छा। अब सेकंड चीज़ देखो, जैसे जैसे आप रेडियो से, माइक्रोवेव से, इंफ्रारेड से, विजिबल से, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इस तरफ जाते हो तो होता है क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये है कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है रेडियो वेव से, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है माइक्रोवेव से, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इंफ्रारेड से, अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है विजिबल लाइट से, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है अल्ट्रा वायलेट से, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है गैमा रेज की। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है गैमा रेज की। अब ये फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ की वैल्यूज तो आप नहीं याद करनी, लेकिन ये याद करना है कि जैसे जैसे आप रेडियो से गैमा की तरफ जाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। क्या होगा, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ठीक हो गया। अब एक और चीज़, जैसे जैसे आप रेडियो से गैमा की तरफ जाओगे, एक और चेंज आएगा, और उस चेंज में क्या होता है कि आपकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी। क्या होगी? वेवलेंथ, वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ लेंथ डिक्रीजेस। ठीक हो गया, तो याद करने, जैसे जैसे रेडियो से गैमा तक जाओगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज होगी। रेडियो waves have the largest wavelength but the smallest frequency, and gamma rays have the smallest wavelength but the largest frequency. और ये इतनी बड़ी इनकी वेवलेंथ है, रेडियो वेव की वेवलेंथ इतनी बड़ी हो सकती है कि एक पूरे फुटबॉल फील्ड तक की एक वेवलेंथ हो सकती है इसकी। और जो माइक्रोवेव्स हैं उनकी थोड़ी कम होती है, उनकी 3 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इंफ्रारेड की जो है वो उससे भी कम हो सकती है, माइक्रोमीटर्स में होती है। विजिबल लाइट की और कम होती है, एक्स रेस की और कम होती है, और गैमा रेस की कम होती होती जाती है। ठीक हो गया, अच्छा। तो ये चीज़ क्लियर है, ये ऑर्डर याद हो गया। रूठना, मनाना, इज वैलिड
एक्सेप्ट गाना बजाना। ठीक हो गया। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार ऑर्डर लिख देते हैं दोबारा से। सबसे पहले याद करो कौन सा था, बताओ सबसे पहले कौन सा आता है? माइक्रोवेव आती है, रेडियो वेव आता है, बताओ सबसे पहले माइक्रोवेव या रेडियो वेव? रेडियो वेव, शाबाश। उसके बाद माइक्रोवेव या फिर, शाबाश, हाँ जी माइक्रोवेव, ठीक हो गया। उसके बाद बताओ इंफ्रारेड या विजिबल लाइट? इंफ्रारेड, शाबाश, इंफ्रारेड, ठीक है। विजिबल लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट रेस? विजिबल लाइट, वेरी गुड। इसके बाद कौन सा आता है? यूवी रेस, एक्स रेस या फिर गैमा रेस? अल्ट्रावायलेट रेस, शाबाश, अल्ट्रा VIOLED वायलेट। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है एक्स रेस, एंड इसके बाद सबसे आखिर में गैमा, वेरी गुड। और आई होप यू गाइस आर फेमिलियर विद गैमा, हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? विच ऑफ देम हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? विच वन ऑफ देम हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? वेरी गुड, गैमा हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल गैमा हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब बताओ विच वन ऑफ देम हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ? हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? शाबाश, रेडियो की हाईएस्ट वेवलेंथ है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बात कर लेते हैं विजिबल लाइट की। अब विजिबल लाइट में कुछ कलर्स हैं जो आपको याद करने हैं। रेड, रेनबो कलर्स, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वायलेट। अब इसमें भी आपने याद करने, देखो रेडियो वाली साइड पे याद रखो, रेडियो वाली साइड पे वेवलेंथ यानी लैम्डा ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना? तो रेडियो वाली साइड पे कौन सा कलर आ रहा है? रेड कलर आ रहा है। तो रेड कलर की क्या है? रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। फिर गैमा, गैमा क्या है? गैमा की भाई गैमा का लैम्डा, गैमा की वेवलेंथ सबसे छोटी और फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। तो गैमा की तरफ कौन सा आ रहा है? गैमा की तरफ आ रहा है वॉयलेट। तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और लैम्डा सबसे कम होगा। ये चीज़ आपने थोड़ी सी चीज़ें याद करनी है, ठीक है। मैंने अब कुछ चीज़ें आपको बता दूं, मतलब कुछ फैक्ट्स अबाउट दीज वेव्स। क्या हैं ये सारी वेव्स जो है? याद रखो, चाहे वो लाइट है, जोन सी भी कलर की लाइट है, जोन सी भी गैमा, एक्सरे, माइक्रोवेव, यूवी, जो भी है ना, दे ऑल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर। दे ऑल ट्रैवल विद द सेम स्पीड, ये सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं। दे ऑल ट्रैवल विद द सेम स्पीड, ठीक है। 3 × 10⁸ दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखो ये ट्रांसफर्स वेव है, और जब ये तो मीडियम से गुजरती भी नहीं है, ये तो मीडियम के बगैर गुजर सकती हैं। तो फिर ऑस्किलेट क्या होती है चीज़, है ना? हमने तो पढ़ा है ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम है वो ऑस्किलेट करता है परपेंडिकुलर जहाँ पे आपकी वेव जा रही होती है, लेकिन इसके अंदर तो भाई मीडियम से ट्रैवल करती ही नहीं है ये। तो फिर ऑस्किलेट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट करती है। वैसे ही बता रहा हूँ, जिस साइड पे जिस डायरेक्शन में वेव जाती है, वेव के बिल्कुल परपेंडिकुलर आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ऑस्किलेट कर रही होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई बिल्कुल जस्ट लाइक अदर वेव्स एज वेल, ये वेव्स सारी वेव्स भी रिफ्रैक्ट करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। ये सारी भी रिफ्रैक्ट भी करती हैं और रिफ्लेक्ट भी करती हैं और डिफ्रैक्ट भी करती हैं। रेडियो वेव्स डिफ्रैक्ट भी करती है, ठीक है। अच्छा, और जब ये किसी यू कैन से लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं तो बिल्कुल लाइट की तरह इनकी भी स्पीड चेंज होती है, ठीक हो गया। अब आते हैं इनके यूजेस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस आपको बताते हैं। वैसे तो यूजेस सिर्फ याद करने हैं, बट आई विल टेल यू कि भाई हाउ दे आर यूज इन दोज एप्लीकेशंस।
तो सबसे पहले वी हैव रेडियो वेव्स। तो बस ये सुनना है आपने, ठीक है। बाकी यूजेस आपको सिर्फ याद करने हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ताकि याद करने में आसानी हो जाए कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं, ये भी बताऊंगा। तो बस ये फ़िलहाल सुनना है आपने और गौर से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स सबसे पहले यूज़ किए जाते हैं रेडियोज़ के अंदर। रेडियो वेव्स यूज़ किए जाते हैं रेडियोज़ के अंदर। होता क्या है कि भाई किसी भी रेडियो जो होता है जहाँ से रेडियो सिग्नल्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, जो भी वॉइस होती है ना, आपकी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करके, ठीक है, इन रेडियो वेव्स को मॉड्यूलेट किया जाता है। इतनी गहराई में नहीं जाएंगे। फिर उन रेडियो सिग्नल्स को एयर के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाता है दूर दराज के इलाकों में। फिर जो आपका रेडियो होता है वो जब उन सिग्नल्स को कैच करता है, फिर उन सिग्नल्स का यूज़ करके उनको दोबारा वॉइस में कन्वर्ट करता है, फिर आपको जो है आपको सुनाई देता है, ठीक है। और पहले इन रेडियो वेव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए। इसका फ़ायदा ये है कि भाई आपका ना, जैसे देखो अर्थ है, हमारी अर्थ जो है, वी ऑल नो दैट कि भाई हमारी अर्थ जो है वो क्या है, हमारी अर्थ जो है वो एक स्फेयर है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ बैठे है और उस बंदे ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करनी है, तो जाहिर सी बात है वो सीधा ट्रैवल कर नहीं सकता क्योंकि दरमियान में अर्थ है। और ऐसे घूम के आपकी जो वेव्स हैं वो जा भी नहीं सकती हैं। वेव्स तो बिल्कुल सीधा ट्रैवल कर सकती हैं, है ना। तो होता है क्या है कि हमारी अर्थ के बाहर ना एक लेयर है, इसे कहा जाता है आइनोस्फेयर लेयर। ये लेयर जो है वो आयंस की बनी होती है और सिर्फ रेडियो वेव्स ही ऐसी हैं जो इस लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती, इस लेयर को पास नहीं कर पाती। तो जब ये जाती है आगे, रिफ्लेक्ट होके वापस नीचे आती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे जाके ना ये बहुत दूर दूर तक पहुंच सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कहाँ पे यूज़ होती है? ये यूज़ होती है आपके पास रेडियो एस्ट्रोनॉमी में। कहाँ पे यूज़ होती है? रेडियो एस्ट्रोनॉमी। अब रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? देखो कुछ आपके जो प्लैनेट्स हो गए, गैलेक्सीज हो गई, स्टार्स हो गए, वो रेडियो वेव्स रिलीज़ करती हैं। और एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं ना, ये रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज़ करके उन रेडियो वेव्स को कैच करते हैं और उन प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं, और इस चीज़ को कहा जाता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा रेडियो वेव्स कहाँ यूज़ होते हैं? अच्छा, एक और चीज़ है जिसका नाम है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। जो बड़े बड़े यार्ड्स होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, जब वो जाते हैं अपनी, या बाहर के मुल्कों में भी ऐसा होता है, उनको एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड में कोई सेल वगैरह नहीं होते, मतलब छोटा सा कार्ड होता है, और जब वो कार्ड आप अपने लॉकर के ऊपर लगाते हो तो आपका लॉकर खुल जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके कार्ड में एक छोटी सी चिप लगी होती है और उस चिप के अंदर एक एंटीना लगा होता है जो कि रेडियो सिग्नल्स को कैच करता है। जब आप उसको रिसीवर के पास लेके जाते हो, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर ना आपके पास एक रिसीवर होता है और एक छोटा सा ना एक कार्ड होता है या डिवाइस होती है छोटी सी, उसके अंदर ना एक चिप लगी होती है। जब आप इसको इस रिसीवर के पास लेके जाते हो ना, तो रिसीवर पता है क्या करता है? रिसीवर जो है ना, ये रिसीवर जो है वो रेडियो सिग्नल सेंड करता है, और ये रेडियो सिग्नल्स रिसीव करता है इसके अंदर जो एंटीना लगा होता है, ठीक है। और फिर उसी रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करके इसके अंदर एक नंबर स्टोर हुआ होता है, आईडी नंबर, वो आईडी नंबर रिसीवर को सेंड करता है। और जब ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं तो फिर आपका लॉकर खुल जाता है, आप आइडेंटिफाई हो जाते हो। ये बहुत जगह पे यूज़ होता है ताकि चीज़ों का ट्रैक रखा जा सके। आजकल लाइब्रेरीज़ में भी बुक्स का ट्रैक रखने के लिए यूज़ किया जाता है इस चीज़ को। इसे कहा जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अच्छा,
तो क्या आपको रेडियो वेव्स का यूजेस समझ आ गए? दे आर यूज इन रेडियो वेव्स, रेडियो टेलीविजन्स, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये 4 यूजेस हमने पढ़े। इफ़ इट इज़ क्लियर, जल्दी से लिखो क्लियर इन द चैट बॉक्स। चलो ठीक है, अब आ जाओ माइक्रोवेव्स पे। तो सबसे पहला चीज़ जो आपके दिमाग में आती है माइक्रोवेव का नाम सुन के, दैट इज़ योर माइक्रोवेव ओवन। इट यूजेस माइक्रोवेव्स टू कुक फूड, टू हीट योर फूड। अब वो कैसे काम करते हैं, लेट मी टेल यू। तो बेसिकली वाइल द यूजेज, ओके आई गेस मेरी स्क्रीन बंद हो गई है, इज दैट ट्रू? लेट मी रीशेयर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। ओके अभी माइक्रोवेव जो है ना, पहली बात तो ये बहुत जगह पे यूज़ होती है। सबसे पहला यूज़ जो दिमाग में आता है वो आपका माइक्रोवेव ओवन है। बस ध्यान से सुनना, आपको बस ये बताओ माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होते हैं। दे वुड आस्क हाउ दे आर यूज्ड, हाउ दे वर्क। माइक्रोवेव ओवन जो है ना, वो बहुत हाई एनर्जी वाली माइक्रोवेव्स यूज़ करता है। वो माइक्रोवेव्स फेंकता है, रिलीज़ करता है, ठीक है। और जब वो माइक्रोवेव्स हर खाने वाली चीज़ के अंदर पानी स्टोर हुआ होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये माइक्रोवेव्स क्या करती हैं, उन पानी के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाती हैं जो खाने के अंदर स्टोर हुई होती हैं। और जब वो पानी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, है ना। हमने पढ़ा था थर्मल फिजिक्स में कि भाई वाइब्रेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस वाइब्रेशन इंक्रीजेस। उल्टा भी, अगर आप वाइब्रेट कराओ वाटर पार्टिकल्स को तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो वाटर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाती हैं, उस वजह से उस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड दैट्स हाउ इट हीट्स योर फूड। एंड दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन एज वेल। अब जैसे देखो, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, ये किस पे काम कर रहा है? ये माइक्रोवेव्स पे काम कर रहे हैं। डू यू नो दैट? माइक्रोवेव्स बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकती है स्ट्रेट लाइन में। तो इफ दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज यू, इफ दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज यू सिटिंग ओवर हियर यूजिंग अ मोबाइल फोन, ठीक है। तो जब आप किसी बंदे को कांटेक्ट करना चाहते हो जो यहाँ बैठा हुआ है, तो आप अपने मोबाइल से सिग्नल, आपके जो टेलीविज़न है ना, बेसिकली लेट्स सपोज जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, पहले टेलीविज़न की बात करते हैं, माइक्रोवेव टेलीविजन। तो यहाँ पे आपका ब्रॉडकास्टिंग हो रही है और यहाँ बैठे हुए हो, आपके पास माइक्रोवेव टेलीविज़न है, उसके ऊपर डिशें लगी हैं बड़ी बड़ी। आई होप आप लोगों ने डिशों वाला टेलीविज़न देखा हो। तो वो क्या करता है बेसिकली, वो ना सिग्नल्स रिसीव करता है। कैसे? अब ये अनलाइक रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं आयनोस्फेयर लेयर से, ये सीधी निकल जाती हैं। तो यहाँ पे ये होती हैं सैटेलाइट्स, ये यहाँ सिग्नल रिसीव करती हैं, फिर एक और सैटेलाइट को भेजती हैं, फिर वहाँ से आप तक पहुँचते हैं सिग्नल्स, ठीक है। इसके अलावा दे आर यूज इन योर मोबाइल फ़ोन्स एज वेल। जो आप कॉलें मिलाते हो, जो बातें करते हो आप कॉल से, वो भी माइक्रोवेव्स के ज़रिए ही होता है। आप जब कॉल मिलाते हो तो सिग्नल जो है वो आपके करीब करीब टावर पे जाते हैं, फिर उस टावर के ज़रिए जो है ये ट्रैवल करते हैं दूर दूर तक, दूसरे टावर तक। फिर टावर बाय टावर जाते जाते जहाँ पर आपने कॉल मिलाई होती है, उस बंदे के करीबी टावर होते हैं, वहाँ तक सिग्नल्स पहुँचते हैं। फिर उस टावर से उस बंदे के मोबाइल तक सिग्नल पहुँचते हैं और फिर आप कॉल मिला के बात कर सकते हो। अब why do we use microwave instead of radio waves? Because microwaves have greater frequency. इसकी वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, शिद्दत ज़्यादा होती है, यानी दे कैन कैरी मोर इंफॉर्मेशन देन रेडियो वेव्स, ठीक है। तो व्हाट आर द यूजेस? अब इसके क्या यूजेस हैं देखना। इसके यूजेस क्या हैं? दे आर यूज इन सैटेलाइट टेलीविज़न, मोबाइल सेल फोन्स, ब्लूटूथ में भी यूज़ किए जाते हैं माइक्रोवेव, लेकिन वो बहुत कम एनर्जी वाले होते हैं, सिर्फ उनकी रेंज 10 मीटर तक होती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा।
ठीक है। फिर माइक्रोवेव ओवन में भी यूज़ की जाती है, लेकिन वो वेव्स जो माइक्रोवेव में यूज़ की जाती है दे आर वेरी हाई एनर्जी वेव्स, ठीक है। एंड नाउ वी हैव इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड के भी बहुत यूजेस हैं, ठीक है। अब सबसे पहला यूज़ है जो आपने ये हीटर देखा होगा, बहुत चला था, बिजली वाला हीटर। ये काम करता है इंफ्रारेड रेडिएशंस पे। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस रिलीज करता है, एमिट करता है, उससे आपको जो है ना हीट महसूस होती है और ऐसे चीज़ों को गर्म करता है। अब ये इंफ्रारेड रेडिएशंस का काम बहुत अच्छा है, मतलब इनका फ़ायदा ये है कि ये एयर पार्टिकल्स को गर्म किए बगैर जिस चीज़ को आप गर्म करना चाहते हो उनको गर्म कर देगी विद जस्ट यूजिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। When we stand near a fire or a hot object, we feel warm even though there is no contact with the hot object. This is because our skin has thermo receptors that are sensitive to infrared waves. Electrically heated doors in oven gives out infrared waves or radiations to cook food. A similar setup to produce infrared radiations keeps people warm in cold places. ठीक है। अब इंफ्रारेड वेव्स जो है ना दे कैन बी यूज टू सेंड डाटा एज वेल। आपका टीवी रिमोट, कोई भी रिमोट कंट्रोल टॉय है उसका रिमोट, और आपका एसी रिमोट के आगे जो छोटा सा बल्ब लगा होता है ना, वो इंफ्रारेड पल्सेस भेजता है। और जब आपका एसी में लगा रिसीवर, टीवी में लगा रिसीवर उनको रिसीव करता है, उस हिसाब से फिर वो अपना कमांड परफॉर्म करता है, ठीक है। कभी अपने मोबाइल से ना वीडियो बनाना, टीवी रिमोट को चलाते हुए, एसी रिमोट को चलाते हुए, आपको आंखों से वो इंफ्रारेड पल्सेस नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप वीडियो बनाओगे ना उसमें वो रिकॉर्ड हो जाएंगे और फिर आप बाकायदा देख पाओगे उन पल्सेस को। कभी ट्राई करना ये। और इंफ्रारेड रेज जो है ना ये इन थर्मल इमेजिंग में भी यूज़ होती है। थर्मल इमेजिंग मतलब ये है कि देखो हर चीज़ जो गर्म है ना वो अपने अंदर से रेडिएशन रिलीज कर रही है। इवन वी ह्यूमंस रिलीज इंफ्रारेड रेडिएशंस एज वेल, ठीक है। अब जो इंफ्रारेड रेडिएशंस की अमाउंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं से ज़्यादा निकल रही है, कहीं से कम निकल रही है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, इन रेडिएशंस का यूज़ करके थर्मल इमेजिंग कैमराज जो हैं वो एक पूरी थर्मल इमेज बना देते हैं जो कि रात को काम आती है। जैसे अफ़गानिस्तानियों ने जब पाकिस्तान पे हमला किया रात को, पाकिस्तानियों ने कैसे पकड़ा? उनके ड्रोन में थर्मल कैमरास लगे हुए थे, वो लाइट डिटेक्ट नहीं करते हैं, वो हीट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। आई गेस आपने कभी देखा भी होगा थर्मल कैमरास मूवीज़ या टीवीज़ वगैरह में, बहुत बहुत कॉमन है, मतलब इस तरह की वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया पे आती रहती हैं। फिर उसके बाद दे आर यूज्ड इन सिक्योरिटी अलार्म्स एज वेल। अब जैसे एक कमरा है उसमें बहुत सारे इंफ्रारेड रेड रिलीज़ करने वाली मतलब सेंसर्स लगाए हुए हैं जो कि इंफ्रारेड को यू कैन से कि पकड़ रहे हैं। अब जब इंसान उन इंफ्रारेड पल्सेस को ब्लॉक करेगा ना तो इंफ्रारेड जो सेंसर्स हैं उनमें चेंज डिटेक्ट होगा और फ़ौरन अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो दे आर दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जल्दी से आगे आ जाओ। फिर आता है यूवी रेज। अब ये भी सिक्योरिटी मार्किंग में यूज़ होते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, आपने किसी को सेंड करना है और ये मेक श्योर करना है कि ये कोई ऑल्टर ना हो जाए, कोई चेंजेस ना कर दे दरमियान में, तो आप उसके ऊपर एक सिक्योरिटी मार्क लगाओगे, एक स्पेशल लिंक से जो सिर्फ नज़र आएगी यूवी रेज के अंदर, ठीक है। तो आपने देखा होगा छोटे होते एक खिलौना आता था पेन, और एक पर्पल कलर की लाइट आती थी जो कि यूवी रेज जैसे ही काम करती है। आप जब वो मारते थे ना पेपर के ऊपर तो वो पेन की इंक सिर्फ तभी नज़र आती थी, और नोट पे भी ये इंक इन लोगों ने लगाई होती है, मार्क्स लगाए होते हैं ये देखने के लिए कि वो नोट सही है या नकली है, ठीक है। तो सिक्योरिटी मार्क्स के लिए काम आती है। इसके अलावा दे आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग काउंटरफेट बैंक नोट्स, नकली नोट पकड़ने के काम आती है। यूवी रेज में जब आप रखते हो ना नोट तो उसमें आपको कुछ लकीरें नज़र आती हैं, और वो लकीरें सिर्फ असली नोट पे होती हैं, नकली नोट पे नहीं होती हैं, तो आप असली नकली की पहचान कर सकते हो। फिर स्टेरिलाइजिंग वाटर, नाउ दे आर एक्सट्रीमली हाई एनर्जी वेव्स, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब यू कैन से कि आयोनाइजिंग होती है, तो दे कैन किल बैक्टीरिया, तो वाटर को स्टेरिलाइज करने के काम आती है ये।
ताकि बैक्टीरिया को मारा जा सके। फिर आता है एक्सरेज। एक्सरेज हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, मेडिकल इमेजिंग में, सिक्योरिटी स्कैनर्स में, किलिंग कैंसरस सेल्स में, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में बताता हूँ कैसे कैसे। तो देखो हॉस्पिटल्स में होता है क्या है कि आपके पास जो है ना एक्सरेज का, तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर ना एक्सरेज डाली जाती है, ठीक है। एक्सरेज जो है वो बहुत हाई एनर्जी होती है और हाई पेनिट्रेटिंग भी होती हैं, तो आपकी बॉडी से गुजर जाती हैं। आपका जो फ्लश होता है और आपके जो सेल्स होते हैं ना, वो उनके अंदर से ये एक्सरेज आराम से गुजर जाती हैं। लेकिन जो आपकी बोन्स होती हैं, जो हार्ड स्टफ़ होता है, वो थोड़ी बहुत एक्सरेज को ब्लॉक कर लेता है। तो आपने एक्सरे में देखा होगा कि भाई फ्लश वाली जगह पे, जहाँ जहाँ आपका फ्लश और सेल्स हैं, वो जगह डार्क नज़र आती है, और जहाँ पे बोन्स होती हैं वो जगह वाइट नज़र आती है, क्योंकि बोन्स आपकी थोड़ी बहुत एक्सरेज को रोक लेती हैं, इसलिए वो जगह वाइट नज़र आती है आपको। और इस तरह से डॉक्टर्स देख सकते हैं कि भाई कहाँ पे कहीं पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है अंदर, ठीक है। फिर ये कैंसरस सेल्स को मारने के लिए अब बिल्कुल एक कंट्रोल्ड अमाउंट की एक्सरेज जो है ना, बिल्कुल वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट की जाती हैं जहाँ पे आपका कैंसरस सेल्स होते हैं। तो कैंसरस सेल्स जो होते हैं ना, जहाँ पे जब इनको मारा जाता है उनके ऊपर, तो ये सेल्स के अंदर सेल्स बने होते हैं एटम से। तो ये एटम्स के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर देती है, निकाल देती है, फिर वो आयंस बन जाते हैं और फिर थोड़े बाद वो मर जाते हैं। तो इस तरह कैंसरियस सेल्स को मारा जाता है इन रेस का यूज़ करके। लेकिन बहुत ख़तरनाक भी है, बहुत ध्यान से केयर के साथ ये काम करना पड़ता है। उसके बाद दे आर यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन सॉलिड ऑब्जेक्ट। जैसे कोई मेटल का आपने बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनाया, आपने देखना कोई क्रैक तो नहीं है। कोई कंक्रीट का आपने बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट बनाया और आपने ये पता करना है कोई क्रैक तो नहीं है, तो आप उनमें एक्सरेज मारोगे। अगर बिल्कुल सही है तो जहाँ पे होल होगा, जहाँ पर क्रैक होगा, वहाँ से एक्सरेज निकल जाएंगी, वो कम ऑब्जॉर्व करेगा एक्सरेज को, और आप बाकायदा देख पाओगे भाई इस पॉइंट पे एक्सरेज ज़्यादा गुजरी है, मतलब जहाँ पे कोई क्रैक है। इसके अलावा दे आर यूज्ड इन सिक्योरिटी स्कैनर्स एज वेल। फिर आता है गैमा रेज का भी सेम ही काम है। दे आर यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल, एंड दे आर यूज इन किलिंग कैंसरस सेल्स एज वेल. They are used in sterilizing food and medical equipments as well, because they are highly penetrating, so they can kill bacteria and even viruses as well. तो ये जो है चीज़ों को स्टेरिलाइज करने के लिए, साफ़ करने के काम आते हैं, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में सच डिटेक्टिंग क्रैक्स एंड मेटल्स वगैरह में यूज़ किया जाते हैं। तो ये सारे यूजेस है विच यू नीड टू नो फॉर दीज रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। बताओ, इज इट क्लियर अप टिल नाउ? अब कुछ डेंजर्स हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो माइक्रोवेव है, दे कैन बी डेंजरस। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइक्रोवेव में आप खड़े हुए हो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको जाके वाइब्रेट करवाएंगे, उससे जो है आपका मतलब यू कैन से टेम्परेचर बहुत राइज हो सकते हैं, एंड इट कैन बी वेरी डेंजरस एज वेल। एंड देन यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, दे आर वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उससे आपको स्किन बर्न हो सकता है, ठीक है। देन उसके अलावा जो है आपको यूवी रेस से सन बर्न्स, कहते हैं ना आपकी स्किन जल गई है धूप की वजह से, वो यूवी रेस की वजह से जल रही है, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। और अगर आप गैमा रेज, तो आपको पता है गैमा रेज आर वेरी पेनिट्रेटिंग, तो आपकी बॉडी में आराम से गुजर सकती हैं, और दे कैन कॉज कैंसर एज वेल, अगर बहुत हाई अमाउंट में आप उनको कंज्यूम करते हो। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मुझे बताओ यहाँ तक कोई? चलो भाई, अब आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेल, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मैं कर देता हूँ ये सवाल सॉल्व, नहीं बल्कि करो, आसान सवाल है। अ सैटेलाइट, 1 मिनट का टाइम है, वो होता है अब शुरू, सॉल्व करो। अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 300 किलोमीटर्स अबव द सरफेस। एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ को ऑर्बिट कर रही है विच इज़ 300 किलोमीटर्स अबव द सरफेस। 300 किलोमीटर्स ऊपर है सरफेस से, ठीक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस, स्पीड आपको पता है सेम ही रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन फॉर अ रेडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ टू रीच द सैटेलाइट?
टाइम निकालना है कि भाई रेडियो वेव को कितना टाइम लगेगा अर्थ से सैटेलाइट तक पहुंचते हुए. लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर यू गाइस एज वेल. दिस इज योर प्यारी सी ज़मीन एंड दिस इज अ रेडियो ट्रांसमीटर. दिस इज़ अ रेडियो ट्रांसमीटर. ठीक है. एंड दिस इज़ योर सैटेलाइट. This is your satellite, and the distance between them, the distance is 300 kilometers. और जो रेडियो वेव्स की स्पीड है वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. कितना टाइम लगेगा रेडियो वेव्स को ऊपर तक पहुंचने में, ये निकालना है आप लोगों ने. निकालो शाबाश. 1 मिनट का टाइम है, आराम से निकालो. यू स्टिल हैव 30 seconds लेफ्ट. एक और चीज़ याद रखना कि देखो आपको टाइम सेकंड्स में चाहिए, स्पीड मीटर्स पर सेकंड में, लेकिन डिस्टेंस किलोमीटर्स में है. सॉल्व कर रहे हो, टाइम ऊपर होने वाला है, सिर्फ 10 सेकंड रह गए. ओके, टाइम्स अप. जो किया है भेज दो. मरियम एंड अनुष्का, जो भी जवाब आया ना भेज दो जल्दी से मुझे. ठीक है, तो मरियम का कहना है आंसर सी है. ऑल राइट, मरियम इज सेइंग दैट आंसर इज सी. ठीक है, अनुष्का कह रही है आंसर ए है. लेट्स सी. तो एक जवाब जी हमारे पास ए आया है और एक जवाब हमारे पास सी आया है. लेट्स सी. तो हमें पता है कि स्पीड कैसे निकाली जाती है. स्पीड निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए और वो क्या है, डिस्टेंस एंड टाइम. आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे यू विल मेक टाइम दिस सब्जेक्ट. टाइम को सब्जेक्ट बना लो. टाइम इक्वल स्पीड डिवाइड बाय और डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. ठीक है. तो अब टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस कितना है आपके पास, वो 300 किलोमीटर्स. इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करोगे. कैसे करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस मीटर्स में आ जाएगा. और स्पीड कितनी है, स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. दिस विल गिव यू द वैल्यू. लेट्स सी व्हाट द आंसर कम्स आउट टू बी. 300 into 1000 divided by 3 into 10⁸. You get 0.001. What is your answer? Your answer is 0.001. और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये बनता है 1 into 10⁻⁻3. Wait, I guess I have done a mistake. Just a moment, let me see क्या गलती हुई है यहाँ पे. ठीक है, आई गेस यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मसला है, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज सेम है. ये वाली वैल्यू 1 × 10⁻⁻6 एंड 1 × 10⁻⁻6 सेकेंड्स. तो यहाँ पे क्वेश्चन में मसला है. ठीक है, क्वेश्चन में मसला है बिकॉज ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है
और ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन लगता है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। चलो मैं इसका करेक्टेड वर्जन फाइंड करूँगा, ठीक है, आज क्लास के बाद, बिकॉज इस क्वेश्चन में मसला लग रहा है, बिकॉज इसका ए 1 × 10⁻⁶ एंड 1 × 10⁻⁶ सेम है, और इसकी बी और डी की वैल्यू बिल्कुल सेम है, या इस क्वेश्चन में मसला है। लीव इट फॉर नाउ, आई विल फिगर आउट लेटर, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास जो है बिल्कुल एंड होने वाली है, तो आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू लीव द क्लास राइट नाउ एंड ज्वाइन यूजिंग लिंक 2, ताकि सवाल करते हुए डिस्ट्रप्शन ना हो। तो समझ आ रहा है सबको? तो ये है करेक्टेड क्वेश्चन इसका। ऑलराइट, तो हमारा आंसर क्या आ रहा था? 1 × 10⁻⁻3। तो हमारा आंसर यही सही है, आंसर सी ही सही है। उधर ऊपर ने उन्होंने मिस प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। मैं खुद हैरान हो गया था कि ऐसा कैसे हो गया। चलो ठीक हो गया। अगले सवाल पे आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाओ, बहुत आसान सवाल है। विच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर रिमोट कंट्रोल ऑफ अ टेलीविजन? टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में कौन सी रेडिएशन यूज होती है, बताओ। आर यू श्योर मरियम? जो टीवी का रिमोट है, रिमोट कंट्रोल, टीवी का रिमोट हो गया और एसी का रिमोट हो गया, जो रेडियो वेव्स हैं वो तो नहीं यूज़ हो सकती ना, वो तो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। चलो मैं हिंट दे देता हूँ कि ये रेडिएशंस इंसान भी निकालते हैं अपने अंदर से, ये रेडिएशंस इंसान भी अपने अंदर से निकालते हैं। क्या ख्याल है, कौन सी हो सकती है? तो ये तो भाई रट्टा मारना पड़ेगा, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। इंफ्रारेड रेज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं रिमोट कंट्रोल्स में। ओके, आगे आ जाओ फटाफट। अगला सवाल ये कहता है कि विच टू वेव्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? भाई कौन सी वेव, दो वेव जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कंपोनेंट हैं? लेट्स सी। तो सबसे पहले देखो कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, बट साउंड नहीं है, वाटर वेव्स भी नहीं है, इंफ्रारेड है, हमें दोनों चाहिए। अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या है? वो साउंड वेव्स हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट है, तो ये भी गलत है। लेकिन डी में एक्सरेज और माइक्रोवेव्स दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। ठीक हो गया, मूविंग अहेड। ये सवाल भी मैं सॉल्व करता हूँ, ये रट्टे वाली चीज़ है। Application use different components of the electromagnetic spectrums, which shows correct applications for X-rays, ultraviolet light and microwaves. ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरेज मोबाइल फ़ोन में ना, भाई ना, एक्सरेज मोबाइल फ़ोन में यूज़ नहीं हो सकते। अगर एक्सरेज मोबाइल फ़ोन में यूज़ होते हैं ना तो ये बहुत बहुत ख़तरनाक होता है। एक्सरे मोबाइल फ़ोन के लिए माइक्रोवेव यूज़ होती हैं, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर बी कहते हैं कि एक्स रेज यूज़ किया जाते हैं किलिंग कैंसरियस सेल्स। बिल्कुल, एक्स रेज जो है वो आयोनाइजिंग होते हैं और पेनेट्रेटिंग भी होते हैं, तो इससे कैंसर सेल्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं ये बहुत हाई एनर्जी बीम होती है, हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, और इसको हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए काम आता है, यानी उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरसेस हैं, उनको मारने के काम आता है। फिर माइक्रोवेव सैटेलाइट टेलीविज़न में काम आता है। बिल्कुल, सैटेलाइट टेलीविज़न में कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव्स ही यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सी सही है? ऑप्शन बी सही है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बारी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, बाकी ऑप्शंस कहती हैं कि भाई एक्सरे जो है मेडिकल इमेजिंग में यूज़ की जाती है, बिल्कुल सही जवाब है। अल्ट्रा वायलेट टेलीविज़न कंट्रोलर, बिल्कुल नहीं,
अल्ट्रा वायलेट टेलीविज़न कंट्रोलर में यूज़ नहीं की जाती है, और माइक्रोवेव सनबेड में यूज़ नहीं की जाती है। फिर एक्सरे जो है वो स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ की जाती हैं, और ये भी गलत है इसका, और ये भी गलत है इसका। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये सवाल समझ आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो, जल्दी जल्दी। अगर ये सवाल आप लोगों को समझ आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो। बेहतरीन हो गया। अगला सवाल ये कहते हैं कि भाई विच स्टेटमेंट अबाउट रेडियो वेव्स इज करेक्ट। भाई रेडियो के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? रेडियो वेव्स आर साउंड वेव्स। इंतहाई गलत है, रेडियो वेव्स साउंड वेव्स नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेडियो वेव्स आर यूज टू किल कैंसरियस सेल्स नहीं, रेडियो वेव्स भाई बेचारी बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, वो डेंजरस होती ही नहीं है, वो कैंसर सेल्स क्या मारेंगी। रेडियो वेव्स आर यूज इन टेलीविजन कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही जवाब है। रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो आंसर इज सी। और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी लाइट से बिल्कुल बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ओके, अगला सवाल देखो, अ टेलीविजन कंट्रोलर emits an infrared beam. Which statement about infrared beam is correct? कौन सी स्टेटमेंट सही है इंफ्रारेड बीम के लिए? ठीक हो क्या, देखते हैं। इट कॉजेज आयोनाइजेशन, नहीं ऐसी बात तो नहीं है। अगर इंफ्रारेड आयोनाइजेशन करती होती तो फिर हम आज सारे ही कैंसर के मरीज़ होते, क्योंकि 40% सन की रेस इंफ्रारेड है, और अगर इंफ्रारेड में फिर रहे होते और वो आयोनाइजिंग होती तो हम इंसान सारे कैंसर होता हमें। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बी कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिल्कुल नहीं है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। सी कहते हैं इट हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी देन अल्ट्रा वायलेट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम में पीछे आता है अल्ट्रा वायलेट से, दैट्स वाई उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है अल्ट्रा वायलेट से। इट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट, ये बिल्कुल सही है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो हैं वो स्पेस में या फिर एयर में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव स्पीड इन एयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड, सही जवाब है। हवा के अंदर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, जो कि गिवन है, ये सही है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। ओके, अब सवाल देखो, द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गिवन है यहाँ पे, विथ 3 कंपोनेंट्स नेम्ड, और 3 कंपोनेंट्स के नाम दिए हुए हैं, बाकी जो हैं 4 हमें नहीं पता। द स्पेक्ट्रम इज इन ऑर्डर फ्रॉम लॉन्ग वेवलेंथ टू शॉर्टर वेवलेंथ, यानी बड़ी वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हो आप। विच कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज यूज्ड एज अ सन बेड टू प्रोड्यूस अ सन टैन? ओके, कौन सी वेव जो है उस एज अ सन बेड के अंदर यूज होती हैं सन टैन के लिए? डू यू गाइस हैव एनी आइडिया व्हाट इज सन टैन? किसी को आइडिया है? मरियम, अनुष्का, इफ सो बताओ, व्हाट इज मीन बाय सन टैन? अगर नहीं पता तो चैट बॉक्स में सिंपली बता दो सर नहीं आता, मैं फिर समझाता हूँ। मेक्स इट रेड, ओके ठीक है, कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सही है। मरियम, कोई आइडिया है? ना, चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के जो एशियन लोग हैं वो तो ऑलरेडी उनका कलर सही फेयर है ना, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा बहुत सर्दी के इलाकों में लोग रहते हैं ना, उनके रंग बहुत इतने चिट्टे होते हैं ना कि वो फील होता है कि भाई जैसे असली है ही नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि साल में एक दफ़ा ना, जहाँ पे सूरज नहीं निकलता है, वो लोग जाके सन टैन लेते हैं सन बेड के अंदर। अब सन बेड क्या होता है? सन बेड बेसिकली क्या होता है कि उधर ना यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी बॉडी को हिट की जाती हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेज जब आपकी बॉडी को हिट करती है ना, तो आपका जो
कॉम्प्लेक्शन होता है, जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है, राइट, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ठीक है। थोड़े आप आपका बहुत जब वाइट कलर होता है, आप जब जाके धूप वगैरह में फिरते हो तो आपके घर वाले भी कहते हैं काले हो जाओगे, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ यूवी रेज। यूवी रेज व्हेन दे हिट योर स्किन दे मेक इट डार्कर, उनका जो कॉम्प्लेक्स होता है स्किन का वो डार्क हो जाता है। तो जो गोरे होते हैं ना वो साल में एक दफ़ा सन टैन लेते हैं जाके सन बेड के अंदर। तो जो रेज यूज़ की जाती है इसके अंदर वो कौन सी होती है, वो यूवी रेज होती हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे आती हैं, विजिबल लाइट के बिल्कुल बाद। समझ आया? बताओ, what is suntan and what is sunbed? This is part of your syllabus and this can come in your exam as well as MCQ, कि कौन सी रेस इस मकसद के लिए यूज़ की जाती हैं। बताओ, इज इट क्लियर? जल्दी से क्लियर लिख दो, शाबाश। चलो बेहतरीन हो गया। अगला सवाल देखो। अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है कि भाई पहली बात तो बहुत ज़्यादा आयोनाइजिंग है, दूसरी बात इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है माइक्रोवेव से, दूसरी बात ये इंसान नहीं देख सकते, ठीक है। अच्छा, अब इंफ्रारेड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है माइक्रोवेव से और इंसान वाकई नहीं देख सकते, लेकिन ये आयोनाइजिंग नहीं है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से कम है, तो ये तो क्वालिफाई नहीं होता। लाइट की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है माइक्रोवेव से, लेकिन इसको इंसान देख सकते हैं और ये आयोनाइजिंग भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बचा गैमा। गैमा को इंसान नहीं देख सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो वेव से ज़्यादा है और साथ ही आयोनाइजिंग भी है बहुत ज़्यादा। तो द ओनली ऑप्शन दैट मैचेस दिस डिस्क्रिप्शन इज ए। बेहतरीन हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें सवाल कहता है अ वॉल पोस्टर शोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डिस्प्लेड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पोस्टर लगा हुआ था, तो किसी बच्चे ने दरमियान से फाड़ दिया जानबूझ के। अ सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज़ बीन एक्सीडेंटली रिप्ड ऑफ फ्रॉम हिज वॉल पोस्टर, विच पीस इज मिसिंग, और कौन सा पीस मिसिंग है। अब यहाँ पे उल्टा याद रखना, यहाँ पे आप इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी से डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हो, यानी पहले गैमा, फिर एक्सरेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। तो कौन सा आएगा, अल्ट्रावायलेट के बाद आता है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद आता है कौन सा, इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, और माइक्रो के बाद रेडियो। तो दैट मैचेस दिस डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शन सी। बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया जी। आगे आ जाओ, बस तीन तीन क्वेश्चन रह गए, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। अभी सवाल देखो, द टेबल लिस्ट मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मेन कंपोनेंट्स गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, एंड देयर अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसीज रेंज। विच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इनसाइड अ ब्लॉक ऑफ मेटल। अब कौन सी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम रे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम मेटल के अंदर क्रैक्स फाइंड आउट कर सके। तो पहली बात तो आपको ये मैंने उस दिन भी बताई थी कि भाई गैमा रेस और एक्स रेस सिर्फ यही यूज़ होती हैं किस चीज़ के लिए, मेटल के अंदर क्रैक्स फाइंड करने के लिए, इवन हड्डियों के अंदर क्रैक्स फाइंड करने के लिए सिर्फ एक्स रेज और गैमा ही यूज़ की जाती हैं। तो कहाँ से लेके कहाँ तक, 10⁻18 से लेके 10⁻22 तक की जो रेज है ना वो आप यूज़ कर सकते हो निकालने के लिए, मेटल के अंदर क्रैक्स निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये लोवेस्ट रेंज है और ये हाईएस्ट रेंज है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें गैमा और एक्स रेज दोनों आ जाती हैं। तो 10⁻18 से लेके 10⁻22 तक, क्योंकि जो रेज यूज़ की जाती हैं वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं। अल्ट्रा वॉयलेट नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए 10⁻18 जो मिनिमम रेंज है और 10⁻22 हाईएस्ट वैल्यू है। बेहतरीन हो गया। ओके, अगला सवाल। Which wave property has the same value for all X-rays traveling in air?
विच वेव प्रॉपर्टी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल एक्स रेज ट्रैवलिंग इन एयर। अब एक्स रेज डिफरेंट एनर्जीज की होती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, बेसिकली विच वेव प्रॉपर्टी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल एक्स रेज ट्रैवलिंग इन एयर। तो भाई अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे वो किसी भी फ्रिक्वेंसी की है, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ की है, उसका एम्पलीट्यूड फ़र्क हो सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन स्पीड हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सेम रहेगी, चाहे वो जोन सी मर्जी है, जिस मर्जी स्पीड वेवलेंथ की है, स्पीड हमेशा सेम होगी फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जल्दी से करते हैं अभी। अच्छा, द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज सी। अब रेडियो वेव की स्पीड सी है। अ रेडियो स्टेशन ट्रांसमिट्स वेव विद अ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, अब जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ है लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई? तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि भाई v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। स्पीड यहाँ पे c है, ठीक है, और वेवलेंथ लैम्डा ही है, हम फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय लैम्डा, ये आपको फ्रीक्वेंसी देगा। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और